हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैपिटल। हम आजकल पढ़ाई कर रहे हैं विद दिस सीरीज़ विच इज़ नोन एज फॉर द लव ऑफ बुक्स, और आज हम हैं अपने डे नंबर 11 में। आज भी हम इम्पोर्टेंट राइटर्स, इम्पोर्टेंट टर्म्स और पोइट्री को डिस्कस करेंगे। आज के दिन हम जो राइटर डिस्कस करने वाले हैं उनका नाम है एंटनी बर्गस। आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा बिकॉज ऑफ हिज वेरी फेमस नॉवेल अ क्लॉक वर्क ऑरेंज, राइट। लेकिन हम कुछ और चीज़ें इनके बारे में जानेंगे और आइडियाज़ आज एक्सप्लोर करेंगे ताकि आप इनको और अच्छे से समझ सको, क्योंकि एग्जामिनेशंस में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो ट्रायोलॉजी बेस्ड होते हैं। आपने बिलीवर्ड ट्रायोलॉजी का नाम सुना होगा बाय टोनी मॉरिसन, एडवर्ड बॉन्ड की ट्रायोलॉजी सुनी होगी, और ऐसे बहुत से राइटर्स हैं जिन्होंने ट्रायोलॉजीज लिखी हैं और आपके एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इनकी भी एक ट्रायोलॉजी है विच इज़ नोन एज मलियन ट्रायोलॉजी, राइट, जिसको जब अमेरिका के अंदर पब्लिश किया गया तो द लॉन्ग डे वेन्स सब टाइटल अ मलियन ट्रायोलॉजी नाम से उसको पब्लिश किया गया, विच इज़ एक्चुअली a very famous trilogy. Why? Because you will see the setting is the decolonization of Malaya. तो बहुत सारे पोस्ट मॉडर्न राइटर्स हमने पढ़े हैं जो डीकोलोनाइजेशन के लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके ऊपर वर्क्स लिखते हैं, एंड दिस ट्रायोलॉजी इज ऑल्सो वन ऑफ देम। द मलियन ट्रायोलॉजी जो टाइटल है कहाँ से आ रहा है अभी हम डिस्कस करेंगे। टेनिसन की पोयम यूलिसेस आपने पढ़ा होगा। यूलिसेस इज ऑल्सो अ नॉवेल बाय जेम्स जॉयस एंड इट इज ऑल्सो अ पोयम दैट इज रिटन बाय टेनिसन। बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं। आपने विक्टोरियन टाइम फ्रेम में एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पढ़ा था, हु वाज अ पोएट लॉरिएट फॉर अराउंड 42 ईयर्स, 1850 टू 1892। दैट वाज द टाइम फ्रेम व्हेन एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वाज अ पोएट लॉरिएट। आई थिंक ये सबसे लार्जेस्ट टाइम फ्रेम है जो कोई भी पोएट लॉरिएट रहा है इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। लास्ट ईयर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था पोएट लॉरिएटशिप से, प्रेजेंट पोएट लॉरिएट कौन है इंग्लैंड के। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, जल्दी ही आपको मिलेगा, जिसमें हम पोएट लॉरिएटशिप के बारे में अच्छी तरीके से बात करेंगे। तो जब आप इस ट्रायोलॉजी को पढ़ेंगे तो इसमें तीन नॉवेल्स हैं। कौन कौन सी नॉवेल है? टाइम फॉर अ टाइगर विच वाज पब्लिश्ड इन 1956, देन द एनिमी इन द ब्लैंकेट एंड बेट्स इन द ईस्ट। ये पूरी ट्रायोलॉजी के तीन वॉल्यूम्स जो है, तीन वर्क्स जो है उस ट्रायोलॉजी का पार्ट है। इस ट्रायोलॉजी का टाइटल कहाँ से आया था? अभी आप देख पा रहे होंगे ये लाइन, द लॉन्ग डे वेन्स द स्लो मून क्लिम्स द डीप मून्स राउंड with many voices come my friends this too not too late to seek a newer world. So it shows that in Ulysses also the writer Tennyson is also talking about the decolonizing factor, although the atmosphere, the context is different, but Anthony Burgess he is using it in different contexts altogether. तो ये जो तीन novels हैं, Time for a Tiger, The Enemy in the Blanket और Beds in the East, ये मेलियन ट्रायोलॉजी का पार्ट है। पर इस ट्रायोलॉजी के अलावा इनके कुछ वर्क्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक नथिंग लाइक द सन। नथिंग लाइक द सन सब टाइटल अ स्टोरी ऑफ शेक्सपियर्स लव लाइफ। कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो मिला होगा जहाँ पे हमने बात की थी शेक्सपियर इन लव। दैट इज अ मूवी जिसका जो स्क्रीन प्ले है वो हमारे बहुत फेमस राइटर्स जो रहे हैं उन्होंने किया था, और उनके ऊपर आपको एक वीडियो मिल चुकी होगी, रोजन क्रांस एंड गोल्डन स्टार आर डेड। टॉम स्टूपर्ट का वर्क था, इंडियन इंक उनका वर्क था, और एग्जाम में पूछा जाते हैं, और वो काफ़ी फेमस राइटर है। सिमिलरली एंटनी बर्गस का ये वर्क है नथिंग लाइक द सन, विच इज़ एक्चुअली अ स्टोरी ऑफ शेक्सपियर्स लव लाइफ। ये एक तरीके की बायोग्राफी है, फिक्शनल बायोग्राफी है विलियम शेक्सपियर की, जो इन्होंने लिखा था 1964 में इसको पब्लिश किया गया था। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यू विल find that what he is actually doing, he is mixing fact with history, right। तो आपको इसको देखने को मिलेगा कि जो शेक्सपियर की लाइफ है विथ अ मिक्सचर ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन, जिसको हम लोग पोस्ट मॉडर्न टाइम फ्रेम में एक टर्म भी होता है जो करेक्टरिस्टिक है पोस्ट मॉडर्निज्म की, दैट इज फैक्शन, फैक्ट्स प्लस फिक्शन। उसी के थ्रू इस वर्क को लिखा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें जैसे हम लोग सोनेट्स पढ़ते हैं शेक्सपियर के, तो हमको पता है कि 127 से 152 तक जो सोनेट्स हैं शेक्सपियर के, वो किसी डार्क लेडी को डेडिकेटेड है। वी डोंट नो कि वो एक्चुअल में कौन है। और जब यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे एक ब्लैक प्रोस्टिट्यूट जो फातिमा नाम है, जो डार्क लेडी से इंस्पायर्ड होके है, उसका इन्होंने क्या किया है, यूज़ किया है। जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं मैरी फिटन जैसे कोई कई सारे नाम्स आते हैं जिनको हम समझते हैं कि मे बी शी इज़ डार्क लेडी, बट वी नेवर नो। सिमिलरली इन दिस वर्क यू विल फाइंड फातिमा इज अ करेक्टर, वाज अ ब्लैक प्रोस्टिट्यूट फ्रॉम लंदन, एंड उसको रेफरेंस लेके इन्होंने ये चीज़ मानी है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देखोगे जो टाइटल भी है वो सोनेट नंबर 130 जो शेक्सपियर का है उसकी फर्स्ट लाइन से आ रहा है, माई मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक द सन। तो आपको याद रखना है नथिंग लाइक द सन जो सोनेट नंबर 130 की जो ओपनिंग लाइन है वहाँ से इंस्पायर होकर एंटनी बर्गस ने एक नॉवल लिखी जो कि फिक्शनल बायोग्राफी है विलियम शेक्सपियर की, दैट इज नथिंग लाइक द सन। एक और वर्क है अब्बा अब्बा। आप जब इसको पढ़ रहे होंगे तो आपके दिमाग में फिर से सोनेट का टाइटल आया होगा, राइट। जब हम पेट्रार्कियन सोनेट पढ़ते हैं तो उनका राइमिंग स्कीम ए बी बी ए ही रहता है, जो उनका जो शुरुआत का ऑक्टेव होता है उसका। सिमिलर टाइटल है अब्बा अब्बा। ये इनकी 22nd नॉवेल थी इंग्लिश लिटरेचर में। क्यों फेमस है? क्योंकि आप देखोगे इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लास्ट मंथ ऑफ जॉन कीट्स। जॉन कीट्स बहुत फेमस रोमांटिक पोएट हैं और ये वर्क उनसे रिलेटेड है। इस दो पार्ट्स में है। जो पहला पार्ट है इट्स एक्चुअली डायरेक्टली रिलेटेड टू जॉन कीट्स एंड द अदर पार्ट इज एक्चुअली रिलेटेड टू एक रोमन पोएट रहे हैं गियाशिनो बेली और उनसे रिलेटेड वो पहला पार्ट माना जाता है। तो जॉन कीट्स की लाइफ से रिलेटेड कौन सा वर्क है? तो वो अब्बा अब्बा है। इसका नाम याद रखिएगा, नथिंग लाइक द सन फॉर शेक्सपियर एंड फॉर जॉन कीट्स अब्बा अब्बा, right? Then the third novel which is important for us is A Dead Man in Deptford, right? A Dead Man in Deptford। और ये किस लिए important है? क्योंकि ये क्रिस्टोफर मार्लो, वेरी फेमस यूनिवर्सिटी विट्स, आपको पता होगा बहुत सारी थ्योरीज हैं कि मार्लो वॉज शेक्सपियर, राइट। ये भी बहुत सारे लोग कहते हैं और इनके ऊपर क्रिस्टोफर मार्लो की लाइफ पे बेस करके इन्होंने कैरेक्टर बनाया, दैट इज that came in a work called A Dead Man in Deptford। जो ये क्या है? एलिजाबेथन टाइम फ्रेम के यूनिवर्सिटी विट्स क्रिस्टोफर मार्लो की बायोग्राफी टाइप का ये एक वर्क है। तो हम एंटनी बर्गस में देख रहे हैं कि इनकी मलियन ट्रायलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शेक्सपियर के ऊपर इन्होंने वर्क लिखा, जॉन कीट्स पे लिखा और साथ ही साथ क्रिस्टोफर मार्लो के ऊपर भी इनका एक वर्क है। और ये सारे ही वर्क्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि विच वर्क इज रिटन लाइक अ बायोग्राफी ऑफ जॉन कीट्स और लाइक अ बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर, या which work is actually related with the life and events that were there in life of Christopher Marlowe। और ऐसे बहुत से क्वेश्चंस एंटनी बर्गस से पूछे जा सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्टोपियन पोस्ट मॉडर्न राइटर हैं। और साथ ही साथ इनका एक और वर्क है दैट इज़ 1985। अगर आप ओलिवर को जानते होंगे, जॉर्ज ऑरवेल ने एक नॉवल लिखी थी 1984 विच इज़ अ वेरी फेमस डिस्टोपियन नॉवल, राइट। थिंक जो कई सारे डिस्टोपियन कॉन्सेप्ट्स हैं जो वहाँ से निकल के आते हैं, लाइक बिग ब्रदर वॉचिंग यू, राइट। द कॉन्सेप्ट ऑफ पेनेप्टिकनिज्म जो आप मिशेल फूको में पढ़ते हैं या बेंथम का जो पेनेप्टिकन पढ़ते हैं, और वो सारे कॉन्सेप्ट्स हमने 1984 में पढ़े हैं बाई जॉर्ज ऑरवेल। उसी से इंस्पायर होके इन्होंने क्या लिखा? एक वर्क लिखा विच इज़ एक्चुअली अ ट्रिब्यूट टू 1984 विच इज़ रिटन बाई George Orwell known as 1985। तो we have 1984 that was published in 1949 अगर आप ऑरवेल को पढ़ेंगे, बट टाइटल क्या है? 1984। सिमिलरली ये टाइटल क्या है? 1985। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स है, छोटी छोटी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन हैं जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा एंटनी बर्गस ने और भी बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं। अर्थली पावर इज फेमस, M/F दिस वॉज देयर इन 2019 JNU एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एक ऐसे ही वर्क्स हैं जैसे जी नाम से एक वर्क है आपको मिलेगा, वी नाम से भी एक लिटरेचर के अंदर वर्क है। सिमिलरली M/F इज अ नॉवल विच इज रिटन बाय एंटनी बर्गस, बायरन अ नॉवल, और ऐसे कई सारी नॉवेल्स जो हैं एंटनी बर्गस ने लिखी हैं। इनके में आपको ज़्यादा डेप्थ में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज ही के वीडियो में एक पोएम को जिसका नाम है मिल्टन, और ये किसने लिखी है? एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है, राइट। आपने मिल्टन नाम की सेम पोएम विलियम ब्लैक के नाम से भी सुनी होगी, विलियम ब्लैक ने भी लिखा है, उसको हम डिस्कस करेंगे। पर इस पोएम के अंदर एक लाइन आता है जो एग्जामिनेशन में बहुत मिलता है कि ये बात किसके लिए बोली गई है या किसने लिखी है, राइट। तो जॉन मिल्टन के लिए ये लाइन्स है दैट ओ माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हार्मनीज, O skilled to sing of time or eternity, God gifted organ voice of England. Milton, a name to resound for ages. In praise, Tennyson wrote these lines in a poem called Milton। और बहुत बार एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है ओ माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हार्मनीज, राइम देखने को मिलता है इनके वर्क्स में, राइट। गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड,
रिसाउंड फॉर एजेस, यूनिवर्सल पोएट, राइट, इस तरीके से प्रेस कर रहे हैं टेनिसन अपनी पोएम में जिसका नाम है मिल्टन। सेम टाइटल से there is an epic poem which is written by William Black and that is also famous। क्यों फेमस है? because you will find that जो हीरो है इस पर्टिकुलर मिल्टन पोएम का is actually John Milton and he is returning from heaven and he unites with Black to explore the relationship between living writer and their predecessors। ये बहुत कॉमन एक फिनोमिना है कि राइटर्स क्या करते हैं, ऐसी राइटिंग लिखते हैं जहाँ पे वो पीछे बैक जाते हैं, रीबर्थ टाइप का लेते हैं और फिर जाके राइटर्स क्या करते हैं, साथ में लिखना शुरू करते हैं। टीएस इलियट ने भी जो है प्रीडिसर्स राइटर्स के बारे में अपने वर्क्स में बात किया है। अगर आपने पढ़ा होगा जॉन लिडगेट को, जॉन लिडगेट जो कि ब्रिटिश चौसेरियन है, उन्होंने भी एक वर्क लिखा था द सीज ऑफ थेब्स जहाँ पे वो बैक जाके कैंटरबरी टेल्स का एक करेक्टर बन के, एक पिलग्रिम बन के वो उस वर्क वो लिखते हैं, अपनी टेल बताते हैं ना। तो ऐसे काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्क्स हिस्ट्री में लिखे गए हैं। सिमिलरली इस वर्क में भी आप देखोगे कि जॉन मिल्टन क्या कर रहे हैं, वो हेवन से रिटर्न आ रहे हैं, देन ही वाज मीटिंग विथ ब्लैक एंड दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग राइटर्स जो भी जिंदा है एंड ऑल्सो देयर प्रोड्यूसर्स एंड दे आर गोइंग अंडर अ मिस्टिकल जर्नी टू करेक्ट हिज ओन स्पिरिचुअल एरर्स। एक बार जो है एग्जामिनेशन में बीएचयू में क्वेश्चन पूछा था हु इज मोस्ट मिस्टिकल इन दीज राइटर्स, विलियम ब्लैक का ऑप्शन उसमें था और वही आंसर था क्योंकि मिस्टिक राइटिंग से रिलेटेड विलियम ब्लैक के बहुत सारे वर्क्स हैं। तो ये इस वर्क में भी वही सेम चीज़ हमको देखने को मिलती है। इसको भी दो बुक के अंदर डिवाइड किया गया है। एपिक पोएम थी मिल्टन बाई विलियम ब्लैक। तो मिल्टन इज अ पोएम बाई William Black as well and by Tennyson as well। Same goes with London। लंदन नाम से एक पोएम है बाय सैमुअल जॉनसन बाय विलियम ब्लैक, लंदन 1802। दिस इज अ पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो काफ़ी सिमिलर टाइटल हो जाते हैं इसलिए कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो अगर आपको ये वाली लाइंस पूछी जाती हैं तो आपको याद रखना है दीज आर फ्रॉम अ पोएम कॉल्ड मिल्टन विच इज रिटन बाय टेनिसन एंड नॉट बाय विलियम ब्लैक, राइट। ये दो डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर हम एक टर्म को डिस्कस करेंगे दैट इज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, राइट। द टर्म इटसेल्फ डिफाइंस इट्स एरा कि क्या है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, कोरिलेशन होना। आपने काफ़ी फेमस लाइन सुनी होगी दैट हेमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर, इट्स मोनालिसा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये टीएस इलियट की लाइन है जो उन्होंने अपने एस्से में जो है हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम एस्से में बोला था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है बट द फैक्ट इज उन्होंने हेमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर बोला था ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या है? एंड ऑल्सो टी.एस. Eliot was not responsible for coining this phrase, he made it famous but the term was coined by another writer। इसलिए बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में होना बहुत जरूरी है। तो इसका क्या मतलब होता है? इट्स दैट फॉर्मूला फॉर क्रिएटिंग अ स्पेसिफिक इमोशनल रिएक्शन merely by the presence of certain words, objects, आइटम्स जक्सटापोज विथ ईच अदर। आपने सुना होगा बहुत फेमस ट्रेजेडी की डिफिनेशन है बाय एरिस्टोटल दैट इट शुड हैव प्रॉपर बिगनिंग, प्रॉपर मिडिल एंड प्रॉपर एंड, राइट। मिडिल ब्रेक जो शुरुआत में होता है वो सब बिल्कुल कंबाइंड होने चाहिए, कोई एक इवेंट हो, इफ ए हैपेंस एंड बिकॉज ऑफ ए बी हैपेंस, बिकॉज ऑफ बी सी हैपेंस, ऐसे करके होना चाहिए। हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा है दैट इज जिसको हम लोग बोलते हैं इन मीडिया रेस। इन मीडिया रेस का मतलब क्या होता है? इन बिटवीन, अ टर्म विच इज क्वाइंड बाय हॉरेस, राइट। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट सुनने हैं। इसमें भी क्या बात कर रहे हैं कि जो ये जो फ्रेज है वो बात करता है कि कैसे वर्क्स में सारे इवेंट्स आपस में क्या होने चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए ताकि यू कैन मेक सेंस आउट ऑफ इट। दिस इज व्हाट ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव इन लिटरल सेंस मीन्स। तो आप जब इसको देखोगे तो टी.एस. एलियट ने जब इस टर्म का यूज किया तो ही वांटेड टू डिस्क्राइब अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, a situation, a chain of events which shall be the formula of that particular emotion that the poet feels and hopes to evoke in the reader, right? And that lacks in that actually lacks in Hamlet according to T.S. Eliot. There must be a positive connection between the emotion the poet is trying to express and the object, image or situation in the poem that helps to convey that emotion to the reader, right? तो जो emotion invoke करने की कोशिश की जा रही है और जो एक्चुअल में है उन दोनों को क्या होना चाहिए? कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो को रिलेट ना करें, को रिलेट नहीं करेंगे तो वो सेंस नहीं बनेगा। और दैट सेम थिंग हैपेंड विथ हेमलेट अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट। तो उन्होंने बोला कि he determined that
Shakespeare's play Hamlet was an artistic failure. Remember, he gave an example of Macbeth as well. Lady Macbeth का जो scene है, जो ड्रीम सीन है, उसको इंस्पायर उसको बताया था, दैट इज इट इज एन आर्टिस्टिक सक्सेस, उसकी तारीफ भी की है. हेमलेट को इन्होंने आर्टिस्टिक फेलियर बोला. ये काफी फेमस हो गया और एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट वाज एन आर्टिस्टिक फेलियर. व्हाई? बिकॉज Hamlet's intense emotions, they overwhelmed the author's attempts to express them through an objective correlative. तो वो जो excessive emotions हैं वो objective correlation को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं. In other words, he felt that Shakespeare was unable to provoke the audience to feel as Hamlet did through images, actions and characters. तो जो same feeling Hamlet feel कर रहा था, वो चीज जो रीडर्स हैं वो नहीं फील कर पाते हैं. इंस्टेड ओनली inadequately described his emotional state through the play's dialogues, which we have seen while reading Hamlet as well. So Eliot's theory of the objective correlative is actually related to imagism movement as well. अब imagism आप movement पढ़ेंगे 1912, 1914, 18 के टाइम फ्रेम में. ये मूवमेंट जो है एजरा पाउंड जैसे राइटर्स इससे जुड़े हुए थे. टी.एस. इलियट और एजरा पाउंड, they were friends and helped. Ezra Pound also helped T.S. Eliot to edit his very famous work, that is The Wasteland. right? तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है. अब आपको एक और ट्रिविया याद रखना है. ट्रिविया क्या है? ये जो टर्म है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, आपको बहुत जगह मिलेगा कि वो डायरेक्टली टी.एस. एलियट को एट्रीब्यूट कर देते हैं, बट द रियलिटी इज दिस टर्म वाज एक्चुअली कॉइंड बाय वन ऑफ द अमेरिकन पेंटर्स एंड पोएट, एंड नेम ऑफ दैट पोएट इज वॉशिंगटन एल्स्टन. रिमेंबर, सिमिलरली हम देखेंगे थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, सैमुअल बेकेट ने उसको बहुत फेमस किया, बट द टर्म वाज नॉट कॉइंड बाय सैमुअल बेकेट. सेम गोज विथ एपिक थिएटर, राइट? बर्टोल्ट ब्रेcht is very famous for that. So many people are reading epic theater in connection with Bertolt Brecht, but the term was coined by Piscator. right? तो बहुत से ऐसे टर्म्स मिलते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको समझना, क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं. तो ये जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म है, इसको वॉशिंगटन एल्स्टन ने क्वाइन किया था, फेमस किया टी.एस. इलियट ने. ठीक है, तो आपको याद रखना है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टी.एस. इलियट ने हेमलेट को बोला था दैट इट्स एन आर्टिस्टिक फेलियर. ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे. पूरे कोर्स को पढ़ने के लिए अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे पेड कोर्सेज चल रहे हैं. आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. थैंक यू सो मच.